जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी T20 की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिपल सी T20 सीरीज की यह तीसरी क्लास होगी। इससे पहले इस सीरीज की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। आज की क्लास में भी हम ट्रिपल सी एग्जाम की जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम विद एनिमेशंस एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस और उनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस को रटना ना पड़े, आसानी से आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर, और आपके ऑप्शंस हैं HP कंपनी, दूसरी है एप्सन, तीसरी है लैब इंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982, चौथी है टैंडी मॉडल 2000 1985। तो विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया, मीन्स उसके फाउंडर कौन है। तो जो आपका पहला लैपटॉप कंप्यूटर है वो एडम ऑसबॉर्न के द्वारा डेवलप किया गया। कब? 1981 में। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता था ऑसबॉर्न 1। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व के पहले लैपटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑसबॉर्न 1 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो लागत थी वो $1795 के आसपास थी। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, इप्सन 1981। इस कंपनी के द्वारा 1981 में विश्व का पहला कंप्यूटर जो लैपटॉप के रूप में था उसे विकसित किया गया था। अब नेक्स्ट, एप्पल कंपनी यूज्ड चिप्स फ्रॉम ... फॉर इट्स कंप्यूटर। एप्पल कंपनी अपना जो कंप्यूटर है डेवलप करती हैं उसमें किस कंपनी का चिप यूज करती हैं? और आपके ऑप्शंस हैं मोटोरोला, इंटेल, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। एप्पल कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, सिक्योरिटी के पर्पज से देखें तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मोटोरोला। ठीक है, मोटोरोला कंपनी की चिप उपयोग करती हैं वो अपने कंप्यूटर में। अब नेक्स्ट, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग हम CAD, CAM, CAP प्रक्रिया में कर सकते हैं? बताइए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है कि CAD, CAD का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी पूछता है CAM, CAM का फुल फॉर्म। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। 3D का मतलब त्रिविमीय, हिंदी में से क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं, और इसका उपयोग हम CAD, CAM, CAP में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इट इज अ ब्लॉक डिवाइस, मीन्स निम्न में से ब्लॉक डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है आपके टर्मिनल, डिस्क, माउस और प्रिंटर। बताइए ब्लॉक डिवाइस इसमें से कौन सा है? अगर आपको पता होगा कि ब्लॉक डिवाइस होता क्या है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क। अब आप जान लीजिए ब्लॉक डिवाइस क्या होता है। तो ब्लॉक डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल मास स्टोरेज डिवाइस हुज इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड इन एनी ऑर्डर, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड CD-ROMs आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक डिवाइसेस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डिवाइस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अभी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क कैसा डिवाइस है, डायरेक्ट एक्सेस करने वाला है, इनडायरेक्ट एक्सेस करने वाला है। तो क्या था? वो डायरेक्ट एक्सेस करने वाला था। तो ब्लॉक डिवाइस क्या होती हैं? नॉन वोलेटाइल मास स्टोरेज डिवाइस होती हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, जिसे हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कहते हैं।
नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थायी और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से उच्च श्रेणी का प्रिंटर है, मींस किस प्रिंटर की क्वालिटी अच्छी होती है, कौन सबसे अच्छा होता है? आपके ऑप्शन हैं लेजर, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स या फिर इंक जेट। बताइए उच्च श्रेणी का प्रिंटर कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा लेजर। लेजर प्रिंटर कैसा दिखता है देखिए, यहां पर एचपी का एक लेजर प्रिंटर आपके सामने है, यह आपका लेजर प्रिंटर है। उसके बाद बात आती है डेजी व्हील की। तो डेजी व्हील इसका नाम कैसे पड़ा? तो यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, इसका जो अंदर का कॉर्टेज होता है यह आपका डेजी फ्लावर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? डेजी फ्लावर ऐसे ही होता है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है, जो बाय इंपैक्ट ऑफ पेन्स स्टैकिंग एंड डाउन ऑन एन इंक रिबन रेदर लाइक द ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जैसे कि टाइपराइटर होते हैं वहां पर क्या होता है, जो पिन होती है ना वो अप डाउन करती हैं इंक रिबन के ऊपर और वहां पर लिख जाता है। तो टाइपराइटर की भांति क्या होते हैं? इंक जेट होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, हाउ कैन यू लोकेट अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट? प्रेजेंट टाइम पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फर्जी की हैं या फिर आपके डाटा को चुराने के लिए उपयोग की जाती हैं, मींस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरेलू हैं। तो किसी भी सर्टिफिकेट कैसे आप देखेंगे कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर है और कौन सी नहीं सिक्योर है? आपके ऑप्शंस हैं बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, बाय डूइंग ऑन ऑनलाइन सर्च, ऑल ऑफ द अबव, बाय कॉन्टेक्टिंग देम बाय ईमेल। यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। कभी कभी ऐसा ही होता है, तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी कभी पहले नंबर पर दे देता है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना है, वो ऑल ऑफ दी अबव है, चाहे चौथे नंबर पर रहे या फिर पहले नंबर पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कोई भी वेबसाइट कितनी सिक्योर है अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्च से भी नहीं कर सकते हैं। तो जो पैडलॉक आइकन होता है किनारे आप देखिए, जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वहां पर एक पैडलॉक आइकन होता है। तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर सिक्योर है तो लिख के आएगा कनेक्शन सिक्योर, नहीं सिक्योर है तो वहां पर आपको वो बता देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। अब नेक्स्ट, तो यहां पर राइट आंसर देखिए हाईलाइट हो गया आपका। अब नेक्स्ट, उबंटू ओपन करने के बाद डेट एंड टाइम का ऑप्शन कहां पर मिलता है? डेट एंड टाइम आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, नोटिफिकेशन एरिया की में जो है आपका ये मिलता है, लेकिन नोटिफिकेशन एरिया यहां पर ऑप्शन में है नहीं। यहां पर डायरेक्शन पूछा है कि राइट में है, लेफ्ट में है, सेंटर में होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप नॉर्मली विंडोज का उपयोग करते हैं। विंडोज में आप देखें तो जो आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन है वो होता है राइट साइड में, लेकिन उबंटू में जस्ट अपोजिट होता है, या होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड लेफ्ट। अब नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा उबंटू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है, आप सभी याद कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं वो आप नोट कर सकें। तो उबंटू को एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उबंटू एग्जीक्यूटेबल फाइल अर्थात जिनका एक्सटेंशन .exe है, ऐसी फाइलों का सपोर्ट नहीं करता है, मींस ऐसी फाइलें इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। इसीलिए इसमें एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होंगी तो वायरस की संभावना बहुत ही कम होगी। अब नेक्स्ट, यहां पर देखिए उबंटू का सिंबल है, लोगो कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट वन ऑफ द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू? निम्न में से कौन सा ऐसा व्यू है जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का व्यू नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं स्लाइड शो व्यू, शॉर्टर व्यू, स्लाइड व्यू या फिर स्लाइड सॉल्टर व्यू। देखिए स्लाइड शो व्यू भी होता है, शॉर्टर व्यू नहीं होता है, स्लाइड सॉल्टर होता है, स्लाइड का ऑप्शन दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शॉर्टर व्यू, क्योंकि शॉर्टर व्यू आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नहीं मिलता है। स्लाइड सॉल्टर होता है लेकिन सॉल्टर नहीं होता है।
अब नेक्स्ट, इक्वल क्वाड्रेट 5,2 का मान क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहां पर ये क्या करता है, एक यूनिक मीन्स राउंड फिगर में भागफल बताता है। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2.5 समथिंग आएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, राउंड फिगर लेगा, मीन्स जो आगे आ गया पॉइंट के पहले वही इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहां पर आपके ऑप्शन से हैं 2, 3, 1, 10, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्क्रीन पेज डिस्प्ले? बताइए, जो आप स्क्रीन देखते हैं बाय डिफॉल्ट में उसका ओरिएंटेशन कितना होता है? 1024 × 782, 1366 × 768, 1280 × 720 या फिर 8/10 में। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्क्रीन होती है, जब आप राइट क्लिक करेंगे और स्क्रीन रिजोल्यूशन पे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा जो आपकी स्क्रीन का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन दिया गया है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 1366 × 768। जैसे आप अभी YouTube पर देख रहे हैं तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो 1280 × 720 होता है। जो पर आपको थंबनेल्स दिखती है ना, वो उसी साइज की बनती हैं, 1280 × 720। अब नेक्स्ट, यहां पर देखिए फिगर मैंने रखा हुआ है, रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 1366 × 768, रिकमेंडेड में यही होता है, और ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट में लैंडस्केप लगा होता है। आप चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, 127.0.0.0 कैसा एड्रेस है? आपके ऑप्शन से यहां पर क्या है, फिजिकल एड्रेस, लूप वैक एड्रेस, डायनेमिक एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। आईपी एड्रेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस को आप जरूर देखिएगा। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स हैं, एक है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 कितने बिट का होता है या IPv4 की साइज क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो IPv4 आपका 32 बिट का होता है। कितने का? 32 का। वहीं आपका IPv6 128 बिट का होता है। दोनों आप याद रखिएगा। और यहां पर जो आईपी एड्रेस लिखा है यह आपका आता है लूप वैक एड्रेस के अंतर्गत, मीन्स यहां आपका एक लूप वैक एड्रेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में और पूछा जाता है कि क्या आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या नेटवर्क से जुड़े दो या दो से अधिक डिवाइस का आईपी एड्रेस एक हो सकता है? तो यह बिल्कुल गलत है। जितने भी एड्रेस होंगे, मीन्स जितने भी आपके सिस्टम्स होंगे, जितने भी डिवाइस होंगे, सबका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। चाहे वो एक ही नेटवर्क से जुड़े हों या अलग अलग नेटवर्क से जुड़े हों, सबका आईपी एड्रेस सेम होगा। दो सिस्टम का आईपी एड्रेस एक नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है। आपके ऑप्शन से हैं सिंगापुर नेट्स, चाइनीज यूनियन पे, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बोथ। ठीक है, सिंगापुर नेट्स और चाइनीज यूनियन पे ये दोनों रुपे डेबिट कार्ड के लिए सहमति होती है। अब नेक्स्ट, हमारे डेटा पर नजर कौन रखता है? मीन्स जासूसी करने का काम कौन करता है? स्पाईवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार से आप किसी पर्सन की जासूसी करता है कि कैसे वो काम कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ऐसे आप भी किसी किसी की जासूसी कर लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में यूजर क्या कर रहा है, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, कहां पर क्या पासवर्ड सेव किया गया है, ऐसी कोई भी जानकारी है उसको स्टोर करने का काम करता है स्पाईवेयर। कौन करता है? स्पाईवेयर। सबसे पहले ये डेटा को एकत्रित करता है, जासूसी करके जो भी उसको मिलता है सब कुछ इकट्ठा करता है, फिर उसको हैकर के पास पहुंचाने का काम करता है, और हैकर आपके डेटा को एक्सेस करके आपको नुकसान पहुंचाता है और बहुत सारी दिक्कतें आपको होती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपको अपना पासवर्ड वगैरह सेव करके नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट,
यहाँ पर देखिए एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है, ये स्पाईवेयर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए आपकी सेटिंग्स हैं, है ना, सब वॉइस हर एक चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। लोकेशन है, मेल उपयोग कर रहे हैं तो मेल में किसको मेल भेज रहे हैं, सारी लोकेशन यहाँ पर ट्रैक होती है कि आप कौन कौन सा वर्क कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉड प्रति सेकेंड बिट्स के साथ समानार्थी शब्द है। बॉड इज द सिनोनिम्स विद बिट्स पर सेकेंड, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। बॉड क्या होता है, तो बॉड रेट इज मोस्टली यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंटिंग सिंबल पर सेकेंड और पल्स पर सेकेंड, वेयर बिट रेट इज सिंपली बिट्स पर सेकेंड। ये क्या करता है, इसका उपयोग कहां पर होता है, टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 5 और 15। अब देखिए कहीं पर यह नहीं दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर है, इम्प्रेस है या फिर कैल्क है। मींस पूरे लिब्रे ऑफिस की यहां पर बात कर रही है कि पूरे लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम कितना होता है, 5 ही होता है ना। और कहां पर होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होता है, यही आपके सिलेबस में है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का मिनिमम 5 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा, 5। अगर पूछता है राइटर का कि मिनिमम कितना होता है तो आपको बताना है। अगर पूछता है मैक्सिमम, लिब्रे ऑफिस राइटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मिनिमम, मैक्सिमम, जूम सभी मीनों को एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं उसे देख लीजिए। साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए अलग अलग वीडियोस को ना देखकर जो ट्रिपल सी की मैंने 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है उसे आप देख लीजिएगा। पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसको देखने के बाद आपको अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट, भारत में 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया? बताइए 10 रुपए का सिक्का कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, उसके पहले ऑप्शन देखिए, 2010, 2006, 2009 और 2011। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, 2006। 2006 में 10 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था। अभी 2010 में भी एक लॉन्च किया गया है, लेकिन पहले की बात करें तो 2006 में लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, कोई इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आरपीए तकनीकी का उपयोग नहीं कर सकता है। मींस निम्न में से किस कार्य में आरपीए तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता है? आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा भी गया है कि आरपीए स्टैंड फॉर या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरपीए, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग के क्षेत्र में, टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, रिटेल के क्षेत्र में, इन सभी जगह आरपीए तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में लोअर केस जैसे अपर केस को बदलना चाहते हैं तो निम्न में से किसी एक विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। If we want to change the character cases like lower case to upper case in LibreOffice Writer document, which one of the following option should be used? Means अगर LibreOffice Writer के अंतर्गत आप कैरेक्टर के केस को चेंज करना चाहते हैं, जैसे लोअर केस से अपर केस से प्रॉपर केस, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F3। लेटर का केस चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यही है, लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया कि साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है। यहां पर पूछा गया कि अगर आप चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर के केस को चेंज करना, जैसे लोअर केस से अपर केस में लिब्रेऑफिस राइटर के अंतर्गत, तो किसका उपयोग करेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। अब नेक्स्ट, POP1 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल फैच करने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रू या फॉल्स,
तो क्या POP1 प्रोटोकॉल का उपयोग हम मेल बॉक्स से ईमेल फैच करने के लिए करते हैं? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, फॉल्स। अब नेक्स्ट, उसके पहले यहां पर देखिए SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अब SMTP का उपयोग क्या है? तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं मेल भेजने के लिए। POP का उपयोग क्या है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल अर्थात POP3 का उपयोग हम मेल को रिसीव करने या मेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। SSC एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि मेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या मेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ऐसे ही IMAP का उपयोग मैसेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन ईमेल का प्रोटोकॉल है? तो SMTP, POP3, IMAP ये सभी आपके ईमेल के प्रोटोकॉल हैं। अब नेक्स्ट, LAN किसको किससे जोड़ता है? मीन्स ईथरनेट कार्ड के द्वारा, मॉडेम से, गेटवे से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो LAN ईथरनेट कार्ड के द्वारा जुड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ईथरनेट कार्ड। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का उपयोग कहां पर करते हैं? तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिल्डिंग में हम LAN का उपयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दे रखी है, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1100 प्रश्नों की पूरी मैंने महामैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।